दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई आइडिया, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो मानी जाती है लेकिन उसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस अभी तक कई सालों से ठीक नहीं रहा है, उस पर चर्चा करने आया हूं कि इस प्राइस पे अब उस पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की। दोस्तों, भेल जो है लगभग 20 रुपया के आसपास तक आ गया और 23 रुपया 50 पैसा पे कल के ट्रेडिंग सेशन में वो ट्रेड कर रहा था। जब पूरी मार्केट 6% के आसपास गिर गई थी, उसके बावजूद भेल का शेयर 5% अप था। आखिर ऐसा क्या कारण है, क्या करना चाहिए और इस कंपनी में क्या अभी निवेश करने लायक है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। और इन सब चीज़ों के जानकारी के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी एनालिसिस को देखें, तभी आप इसकी सही डिसीजन ले सकेंगे, सही निर्णय ले सकेंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने नए मित्र जो देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि समय से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय से आपका ज्ञान अपडेट होता रहे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर कोई शेयर पे आपको व्यू चाहिए तो उस शेयर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उस पर मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के या उस पर जो जानकारी होगी वो आपको देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं भेल इंडिया के बारे में कि भेल इंडिया करती क्या है। भेल इंडिया एक महारत्न कंपनी है और भारत सरकार की PSU है और ये एक डाइवर्सिफाई कंपनी है। किसी ज़माने में 2008-9 के आसपास में कंपनी निफ्टी 50 का एक बहुत ही दिग्गज शेयर हुआ करता था और लगभग कोई ऐसा म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं होगा जिसके पोर्टफोलियो में भेल नहीं रहता था। लेकिन 2008 के मार्केट क्रैश के बाद धीरे धीरे भेल इंडिया का फिनेंशियल परफॉर्मेंस गिरता रहा और जो पूरा दुनिया बदल रही थी उस तरह से भेल अपने आप को बदल नहीं पाया, जिसके कारण से गिरते गिरते जो 450-500 का शेयर हुआ करता था वो आज 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मैं इसके काम के बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको बताऊं कि ये क्या क्या करती है। पहला बात तो इसके पूरे इंडिया में 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट, वो आगे चर्चा करेंगे क्या क्या है, वो मैन्युफैक्चर करती है और पूरे दुनिया में सप्लाई करती है। दोस्तों, कल जो रेट बढ़ा है उसके पीछे है कि भेल इंडिया ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्लोबल कंपनीज के लिए जारी किया है, जिसमें ये पूरे दुनिया के कंपनी के साथ, जो लीडिंग कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। और पार्टनरशिप में आज के डेट में आपको मालूम है कि कोरोना के कारण और कोरोना पे चाइना के एक्टिविटी के कारण बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो चाइना से मूव कर रही है। बहुत सारे देश हैं जो चाइना में काम नहीं करना चाहते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए भेल इंडिया ने ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए EOI जारी किया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। और भेल इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा इंफ्रा है, लैंड है, डोमेस्टिक एज वेल एज कॉमर्शियल दोनों लैंड बहुत ज़्यादा है और उसके पास एक एक्सपर्टी है इस काम में। तो वो ग्लोबल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इस सिचुएशन को फ़ायदा उठाना चाहती है, भुनाना चाहती है। इस कारण से कल बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हुआ है और 5% के बढ़त के साथ बंद हुआ है। दोस्तों, यह जो है पूरे कंपनी में 34,000 के आसपास इसके पास मैन पावर है, जिसमें 9,000 इंजीनियर है, सिर्फ 9,000 इंजीनियर है। और यह सभी तरह के पावर जनरेशन से संबंधित इक्विपमेंट, टरबाइंस और अल्टरनेटर, जनरेटर, ये सभी ये बनाती है। इसकी कई अलग अलग चीज़ों में, जैसे वेल्डिंग रिसर्च में, सेरामिक रिसर्च,
इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, पॉल्यूशन कंट्रोल में। इसकी रिसर्च यूनिट अलग अलग लगभग 5 यूनिट है जिसमें ये रिसर्च भी करती है। 16 इसके पास सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेंटर है 16, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीन डायनामिक्स, इंटेलिजेंट मशीन, इन सब चीज़ों पे अलग अलग इस पे भी रिसर्च होता है और अलग अलग तरह की एक्सपर्टी लाने की कोशिश है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताऊं कि यह स्टीम टरबाइन, जनरेटर, बॉयलर और इसके सारे सबसे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट ये सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के टरबाइन वगैरह भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित इक्विपमेंट बनाती है। स्टीम टरबाइन, हाइड्रो पावर प्लांट से संबंधित टरबाइन बनाती है। अर्थात पावर सेक्टर का ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो लगभग ये नहीं बनाती है। इसके साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट भी ये बहुत भारी मात्रा में भारत सरकार के साथ शेयर करती है और सप्लाई करती है, उसमें भी इसकी काफ़ी पकड़ है। आज के डेट में दोस्तों जब पूरे नया पावर प्लांट लगना बंद हो गया है और लगभग पावर सेक्टर में एक स्लीप मोड है, स्टेबिलिटी टाइप का आ गया है, एकदम नीरस हो गया है कि उसमें कोई नया प्लांट बन नहीं रहा, कोई रेनोवेट नहीं कर रहा, वैसी स्थिति में भेल जो है ईपीसी कारोबार के तहत अभी रेवेन्यू ज़्यादातर जनरेट कर रही है। और ईपीसी बड़े लेती है, छोटा मोटा नहीं लेती, बड़ा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेती है। और साथ साथ में यह किसी पावर प्लांट का रेनोवेशन, अपग्रेडेशन वगैरह भी करती है। तो ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी है। और आपको मैं बताऊं, वाटर ट्रीटमेंट टंकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है वाटर ट्रीटमेंट में। और ये पूरे ग्लोबल कंपनी है, पूरे ग्लोबल बहुत सारे देशों में, लगभग फॉरेन में 10,000 मेगावाट के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसके पास है, जो इसने पूरे दुनिया में करी है। इस तरह से कंपनी का जो वर्किंग है, उसका जो एक्सपर्टी है, इन सब चीज़ों में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल इन्वायरमेंट में चेंजेज हो रहा है, उस तरीके से भेल अभी तक उसमें अपने आप को अपग्रेड करने में, उस तरह से मोल्ड होने में अभी तक सफलता नहीं हासिल की है, जिसके कारण हर स्तर पे इसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार गिरता रहा है, जिसके कारण से उसी रेस्पेक्ट में इसका शेयर प्राइस भी गिरता रहा है और आज के डेट में 23 रुपया 50 पैसा पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फिनेंशियल्स के बारे में। आज इसकी फिनेंशियल्स मात्र 8,183 करोड़ के आसपास है और इसका बुक वैल्यू जो है 86 रुपीज़ के आसपास है। अगर बुक वैल्यू से तुलना करेंगे तो कंपनी का शेयर बहुत ही सस्ता में मिल रहा है और पीई जो है इसका ये 10-11 के पीई पे मिल रहा है, जो भी एक बहुत महंगी शेयर इस कंपनी, इस इंफ्रा, इस लैंड बैंक के साथ नहीं कही जा सकती है। अगर 52 वीक हाई लो की बात करें तो 75 रुपया 50 पैसा हाई के साथ इसने 18 रुपया 40 पैसा का लो भी बनाया था। और इसका डिविडेंड यील्ड जो है पिछले फिनेंशियल ईयर में 19 में इसने 2 रुपया का डिविडेंड दिया है, जो लगभग 8.5% डिविडेंड यील्ड होता है। दोस्तों जहां बैंक में वगैरह में 6% के आसपास आज के डेट में आपको मिल रहा है रिटर्न, उसके हिसाब से 8.5% डिविडेंड के लिए भी आप इस कंपनी में लगा सकते हैं। और ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही है, ऐसा नहीं है कि ये आज देती है और 2 साल बाद नहीं देती। अगर फिनेंशियल परफॉर्मेंस काम चलाऊ भी रहेगा तो ये डिविडेंड जरूर देती रहती है। इसका सेल्स ग्रोथ जो है लगभग 6% के आसपास है, जो ठीक नहीं कही जा सकती है और ये भी एक कारण है कि शेयर प्राइस इतना नीचे है। बुक वैल्यू इसका 2 रुपया के आसपास है। दोस्त डेट इक्विटी रेशियो पे मैं हमेशा बात करता हूँ, कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी पे लगभग 2600 मनी कंट्रोल साइट के अनुसार 2600 करोड़ रुपया के आसपास का डेट है इस पे, जो 0.08% डेट इक्विटी रेशियो होता है। लगभग कंपनी के औकात के सामने यह डेट लगभग नगण्य कह सकते हैं, कम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग जो है 63% के आसपास है। इसमें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है 9.36% के आसपास है, जिसमें फिनेंशियल FII जो है इसने बेचा है 0.6% के आसपास। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है पिछले क्वार्टर में 1.5% के आसपास, और इसमें इंश्योरेंस की जो होल्डिंग है वो भी 11% के आसपास है। दोस्तों इनके साथ अब आपको तय करना है कि आपको इसमें निवेश करना है कि नहीं, लेकिन जिस रेट पे मिल रहा है एक छोटा अमाउंट, छोटा परसेंटेज अपने इन्वेस्टमेंट का आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों
निवेश करने से पहले आप खुद जरूर विवेक का इस्तेमाल करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।